पूरी दुनिया के टॉप 5 या फिर टॉप 10 ऑयल रिजर्व जो है वो किस कंट्री के पास है? तो टॉप 5 में 3 कंट्रीज, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये मिडिल ईस्ट है। ये मैप में अगर आप देखिए इतना छोटा सा जो एरिया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल है वो कंट्रोल होता है यहाँ से। और अगर मैं आपसे वर्ल्ड की टॉप न्यूक्लियर वॉरहेड जो कंट्रीज हैं उनके बारे में पूछूं, वो टॉप पे कौन से हैं? तो यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सबके नाम मिलेंगे आपको। लेकिन आपको एक भी मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का नाम नहीं मिलेगा आपको न्यूक्लियर वॉरहेड की लिस्ट में, और होंगे भी नहीं, ये कभी जिंदगी में नहीं होने देंगे। अब आप इस पे कहोगे कि ईरान तो बना रहा है, ईरान बनाने वाला है, तो हाँ देखिए ईरान के बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके पीछे भी काफी गेम चल रहे हैं। अभी देखिए जब तक मिडिल ईस्ट में अकेले, सिर्फ और सिर्फ अकेले इजराइल के पास न्यूक्लियर रहेंगे, तब तक इजराइल डोमिनेट करेगा, और जब तक इजराइल डोमिनेट करेगा तब तक मिडिल ईस्ट के ऊपर यूएस अपनी मनमानी करेगा, यूएस का कंट्रोल रहेगा। और चाइना और रशिया जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यूएस अपनी चलाए, तो धीरे धीरे ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं ईरान और स्ट्रांग हो। और ईरान स्ट्रांग होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर से। एक न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में आपने सुना होगा, इसकी वजह से दो न्यूक्लियर कंट्रीज जो है वो आपस में नहीं लड़ पाती हैं, बीच बचाव हो जाता है। आप सोच के देखिएगा कि कोई दो न्यूक्लियर कंट्री और वो आपस में लड़ गई हैं, नहीं लड़ने दिया जाता। अभी इजराइल की मैं बात करूं तो ईरान को कितना भी जाके मार ले या फिर पैलेस्टीन में कितना भी कुछ कर ले, इतना ज्यादा कोई बीच बचाव नहीं करेगा। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो फिर ये लड़ाई बैलेंस हो जाएगी, दुनिया लड़ाई होने नहीं देगी इसको। तो ईरान को न्यूक्लियर देके इस पूरे रीजन में पावर को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे यूएस के अगेंस्ट में जो कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती कि अकेला यूएस यहाँ पे राज करे, इसलिए वो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए, उससे पावर बैलेंस हो। जैसे जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया था तो पाकिस्तान को भी बहुत कंट्रीज ने हेल्प करी थी न्यूक्लियर बनाने के लिए। ईरान का जो न्यूक्लियर पूरा प्रोग्राम है वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है। देखिए न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एक अलग यूरेनियम चाहिए होता है, यूरेनियम 235 आइसोटोप, ये यूज होता है। लेकिन मैक्सिमम जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो मिलता है यूरेनियम 238। अब इस यूरेनियम 238 को एनरिच करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है। तो ये जो पूरा बनाया जाता है इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है यूरेनियम एनरिचमेंट। न्यूज में आपने बहुत वर्ड सुना होगा। तो ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। अभी आज की डेट तक 60% यूरेनियम ईरान ने एनरिचमेंट कर लिया है, और वेपन बनाने के लिए जो यूज होता है वो 90% चाहिए होता है। तो सारा गेम इसी एनरिचमेंट का है। फिर आगे चल के जो वेपन की टेक्नोलॉजी होती है वो बन जाती है, लेकिन मेन गेम इसी चीज का। जैसे मैं आपको अभी ये बता रहा हूं, नेतन्याहू जो है इजराइल के पीएम, उन्होंने यूएन में ऐसे ही करके समझाया था कि ईरान कहां तक पहुंच चुका है यूरेनियम एनरिचमेंट में। लेकिन होता क्या है कि ईरान जैसे जैसे आगे पहुंचता है उसको पीछे कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी ईरान के साइंटिस्ट हैं उनको कोई अननोन लोग जो है वो आके मार जाते हैं और प्रोग्राम वहीं पर रुक जाता है या फिर पीछे हो जाता है। और ईरान के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट जो है सिर्फ यही एक इशू नहीं है, पैसा भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। यूएस ने हर तरीके से सैंक्शन लगा रखा है ईरान के ऊपर, तो ईरान के पास पैसे की भी बहुत दिक्कत है और न्यूक्लियर पावर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो ईयर 1996 तक यूएस ने $773 बिलियन लगाए थे उसको बनाने में, और जबकि वो बहुत छोटा था, और $6.1 ट्रिलियन उसको डिप्लॉय करने में लगाए थे। डिप्लॉयमेंट में ज्यादा पैसा लगता है। एक एटॉमिक ऑडिट इस नाम से आपको एक फाइल मिल जाएगी इंटरनेट पे, उसमें सारी चीजें मेंशन है। तो ईरान के सामने पैसे की भी दिक्कत है। और इसके साथ साथ इजराइल और सऊदी अरेबिया, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए। ये दोनों नहीं चाहते कि ईरान वहां पे स्ट्रांग बने। और ईरान और सऊदी जो है वो जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उससे पहले तो दोस्त थे, लेकिन उसके बाद से उनमें बहुत बड़ी राइवलरी हो गई है। ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी कंट्री है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। वहीं सऊदी अरेबिया की बात करें तो वो सिर्फ अभी 1932 में बनी है, और बनते ही वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन गया है। होली प्लेसेस जो है वो भी सऊदी में है। और वहीं ईरान इतना पुराना होके मिडिल ईस्ट के अंदर उसके पास जमीन भी कम है सऊदी अरेबिया के कंपैरेटिवली, और वो लीडर भी नहीं है। ईरान की बात करें तो 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ईरान के पास, जिसमें 8.79 करोड़ ईरान की पॉपुलेशन रहती है। वहीं सऊदी अरेबिया जो सिर्फ 1932 में बना था उसके पास 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और जिसमें सिर्फ 3.6 करोड़ पॉपुलेशन रहती है उसकी। तो पहली चीज तो ये जो डिफरेंस है ये ईरान को कम पसंद है। दूसरा, ईरान का मानना है कि वो एक इस्लामिक देश है, उसको लीडर होना चाहिए, जो मुस्लिम उम्मा है उसका लीडर उसको होना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय सऊदी जो है वो लीडर है। तो ईरान जो है वो यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि जो सऊदी है वो तो यूएस की गोद में बैठा है, यूएस का सपोर्टर है, यूएस के जो बेसिस हैं वो सऊदी के अंदर है। वहीं ईरान, हम एक इस्लामिक देश है, हम जो पूरा मुस्लिम उम्मा है उसके सपोर्ट में, और ये सब करके वो एक लीडर बनना चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर। और इन्हीं सब बातों को लेकर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है। आप मिडिल ईस्ट का कोई भी कंफ्लिक्ट उठाओगे तो जो सऊदी अरेबिया है और जो ईरान है ये दोनों अपने अपने इंटरेस्ट देख के एकदम अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे बहराइन है, इसमें जब कंफ्लिक्ट हुआ तो ईरान ने एंटी गवर्नमेंट ग्रुप जो थे उनको सपोर्ट किया, लेकिन सऊदी ने बहराइन के जो राजशाही थी उसको सपोर्ट किया। ऐसे ही लेबनान में ईरान ने शिया लेड जो हिजबुल्लाह था उसको सपोर्ट किया, वहीं सऊदी अरेबिया ने लेबनान की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। ऐसे यमन की बात करें तो ईरान शिया लेड हौती रिबेल्स जो हैं उनको सपोर्ट करता है, वहीं सऊदी जो है वो यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, सुन्नी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। अभी 2016 में सऊदी के अंदर एक शिया रिलीजियस फिगर थे, निम्र अल निम्र, इन्होंने प्रोटेस्ट किया सऊदी के अंदर कि राजशाही नीचे होनी चाहिए और सऊदी अरेबिया के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो सऊदी अरेबिया ने इसमें ईरान का हाथ बता के निम्र अल निम्र जो थे उनको मौत की सजा सुना दी। थोड़ा सा भी रिस्क सऊदी नहीं लेता। सिर्फ सऊदी ही नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने देखा है कि ईरान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर यूएस और राजा इतने पावरफुल होकर भी घुटनों पे आ गए थे, तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और ईरान ने भी अपने कई सारे स्टांस चेंज किए हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज लगाई हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट का लीडर बनने के लिए।
लिए। जैसे पहले वो खाली शिया की बात करता था, आज की डेट में वो शिया और सुन्नी दोनों की बात करता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि जब भी शिया और सुन्नी का डिवाइड होता है तो उसको नुकसान होता है। ईरान बिना शिया और सुन्नी दोनों के सपोर्ट के मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर नहीं बन सकता। जैसे मैं आपको हमास का एग्जांपल बताऊं, हमास एक सुन्नी लेड ग्रुप है और हमास पे एलिगेशन भी लगते रहे हैं कि जो गाजा के अंदर शिया माइनॉरिटी है उसका एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी हमास को सपोर्ट करता है ईरान अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए। पैलेस्टीन के जितने भी बाकी ग्रुप हैं वो नेशनलिज्म की बात करेंगे, अरब वर्ल्ड के सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन हमास जो है वो इजराइल के अगेंस्ट में रहता है और इसलिए हमास और ईरान भी बहुत अच्छे से पड़ती है। और किसी भी सिचुएशन में ईरान को इजराइल के अगेंस्ट में खड़ा रहना ही होगा, क्योंकि यहां से ही उसके इंटरेस्ट पूरे होंगे। एक तो जेरूसलेम जो है वहां पे रिलीजियस डिस्प्यूट है, और अगर ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की बात करता है और रिलीजियस डिस्प्यूट में मुस्लिम के साथ नहीं खड़ा रहेगा तो वो बन नहीं पाएगा। दूसरा, इजराइल जो है वो एक जूस देश है, पैलेस्तीन जो है वो एक मुस्लिम देश है। पैलेस्तीन का जो इशू है वो पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम है उनके लिए बहुत बड़ा कॉज है। ईरान इस मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत बड़े कॉज को अगर किसी तरीके से पूरा कर देता है तो मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत बड़ा बन के निकलेगा। और इन केस अगर नहीं भी कर पाता, स्ट्रगल भी करता अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, तो भी उसको फायदा है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा कि सऊदी जो इतना स्ट्रांग है वो यूएस की गोद में जाके बैठा है, वहीं ईरान जो है जो कि वीक है उसके बाद भी वो स्ट्रगल कर रहा है, वो अपनी इकोनॉमी की नहीं सोच रहा है, उसके बाद भी लड़ रहा है। और अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो ईरान डायरेक्ट नहीं लड़ सकता, चाहे वो यूएस हो या इजराइल हो, किसी के भी सामने इजराइल की जो मिलिट्री पावर है वो वीक है। खाली मैं ईरान के एयर अटैक की बात करूं तो इजराइल से बहुत पीछे, यूएस से तो बहुत ही ज्यादा पीछे। लेकिन 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन जब हुआ था उस टाइम भी ईरान के पास इतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं थी, खुमैनी उसके बाद भी जीते थे। ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, ईरान ये जो हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास, इनके साथ मिलकर जो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, यूएस और इजराइल दोनों के लिए सरदर्द बना हुआ है। ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उसकी जो 5 ब्रांचेस हैं उसमें से कुछ फोर्स है जो इंटेलिजेंस और उनका फुल टाइम जॉब है हिजबुल्लाह, हमास, ऐसी जो प्रॉक्सीज हैं इनको हथियार वगैरह देना और इनको सपोर्ट करना। ये जो इमेज में रेड में आप देख रहे हैं ये सब ईरान की प्रॉक्सीज है जो इजराइल और यूएस के अगेंस्ट में खड़ी होती है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये इतने अटैक कर चुके हैं 2018 से। और अगर ये हमास, हिजबुल्लाह, हौतीज ये आगे चल के अपनी कंट्रीज के अगर लीडर बनेंगे तो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ईरान का होगा और ईरान का जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो ईरान इन सारी चीजों को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहा है। अभी वो सैंक्शंस वगैरह जो है वो उसके ऊपर लग चुके हैं, इकोनॉमी उसकी चली गई है, लेकिन लॉन्ग रन में जो वो सोच रहा है, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहा है, प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है, अगर 70 to 80% भी पूरा होता है तो ईरान जो चाहता है वो हो जाएगा।